नमस्कार। आज हम राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार, उसके आर्थिक विचार तथा उसके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय की शिक्षा संबंधी विचारों में हम देखते हैं कि वे स्वयं बांग्ला भाषा, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के विद्वान व्यक्ति थे। वे एक शिक्षाविद भी थे। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। इस संबंध में वो कहते थे कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू होना चाहिए समाज के सबसे निचले स्तर से। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों के विस्तार की बात की, उनकी उन्नति की बात की थी, तब राजा राम मोहन राय ने इस संबंध में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्स्ट को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना है तो फिर संस्कृत शिक्षा प्रणाली ही अच्छी है, परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तब आधुनिक एवं उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रही थी, तब राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को अस्वीकार किया और कहा कि संस्कृत शिक्षा के अलावा और अन्य प्रतिष्ठानों को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा से भारतीयों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक जो शिक्षा है और जो उदार शिक्षा प्रणाली है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें कि प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान आदि का अध्ययन भी करने के लिए मिले। उनके शिक्षा संबंधी विचार व्यवहारिक और रचनात्मक थे। वे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने पर ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जनसाधारण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से ही देश आगे बढ़ सकता है। अतः उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा एवं विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग कर अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने सन 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी और 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसी संदर्भ में उन्होंने कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थन में भी उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति भी पूर्ण सजग होना चाहिए। उनका विचार था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करते हैं। वेद उपनिषद का अध्ययन त्याग दें, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो कहते थे कि वेद उपनिषद के अध्ययन को वो हमेशा प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। बांग्ला और हिंदी भाषा में भी उन्होंने साहित्य की रचना की थी। बांग्ला भाषा में उन्होंने गद्य साहित्य की रचना करके बांग्ला में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्ला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी थी। राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी वे प्रबल समर्थक थे। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार कि उनके आर्थिक विचार किस तरह के थे।
राजा राममोहन आर्थिक क्षेत्र में उनका विचार प्रमुखतः इन उद्देश्यों से प्रेरित था कि भारत की जो साधारण जनता है, किसान है, मजदूर हैं, मजदूरों की जो जमींदारी, जागीरदारी और शासन के शोषण से जो शासन शोषण कर रहा था उनसे उनकी क्या है रक्षा होनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। देश के नागरिक प्रशासन और सैनिक व्यय में कमी होनी चाहिए, जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत ना पड़े। देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए शासन द्वारा सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। राय ने जहाँ एक ओर किसानों को जमींदारों की लूट से बचाना चाहा, वहाँ दूसरी तरफ उन्होंने सरकार जमींदारों से अपनी मांगें कम कर दे। उन्होंने प्रवर समिति को कहा था कि निस्संदेह सरकार के इस कदम से राजस्व में क्षति होगी, पर इस क्षति की पूर्ति दो उपायों से हो सकती है। पहला है विलासिता की सामग्री पर कर की वृद्धि करके, और दूसरा है उच्च वेतनमानों के यूरोपियन कलेक्टरों के स्थान पर निम्न वेतनमान के भारतीय कलेक्टरों की नियुक्त करके। सैनिक व्यय में कमी हेतु उन्होंने विचार रखा था कि स्थायी फौज की संख्या में पर्याप्त कमी कर दी जानी चाहिए। इसके स्थानों पर किसानों अर्थात जनता को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें केवल भारत की रक्षा हेतु रिजर्व फोर्स के रूप में रखा जाना चाहिए, जिससे जो भार है व्यय है सैनिक व्यय पे जो कमी है वो होगी। आर्थिक विकास के रूप में राय ने स्वतंत्र व्यापार के विचार का समर्थन किया। उन्होंने ये विचार रखा कि देश से बाहर जाने वाले माल पर से शासन द्वारा कर हटा लिया जाना चाहिए, जिससे विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत से इंग्लैंड को धन की निकासी, जिसे इकोनॉमिक ड्रेन पर कहा जाता है, पर बहुत चिंतित थे और इसे वो रोकना भी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत में पूंजी संग्रहित करने वाले धनी और सच्चरित यूरोपियनों को भारत में ही अपना घर बना लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। वो इसलिए किया था कि अगर जो धन इन पर खर्च होता है वो धन यही इंडिया में ही रहेगा, और ये अगर इंडिया में अपना घर बनाते हैं तो इनका जो सैलरी है, वेतन है, जो बाहर इंग्लैंड में धन की निकासी के रूप में जाता था, वो भारत के अंदर ही रहेगा। अब हम राजा राममोहन राय के योगदान को संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में तथा धार्मिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजा राममोहन राय अद्भुत व्यक्ति थे तथा उनकी दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति बहुत महान थी। वे ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे तथा ईमानदार व्यक्ति भी थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विश्वासों को व्यक्त करने का उनमें दुर्दम्य साहस था। वे किसी से डरते नहीं थे, वो निडर थे। वे विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे, अर्थात उन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन कर रखा था। उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का निश्चय किया। पहला है बुद्धिवादी दृष्टिकोण के रूप में हम उनके योगदान को देख सकते हैं कि बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतया उनके चिंतन का सबसे प्रमुख तत्व है। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के ही प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण को अपनाया था, और उन्हें इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। वो पश्चिम के तथा जो परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों के अंधानुकरण का विरोध करते थे। वो ये कह रहे थे कि जो प्राचीन काल से चली आ रही चीज़ों को आंख बंद करके अपना लेना एक उचित बुद्धिवादी व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि हमको उचित अनुचित में भेद करके हमको जो उचित है और जो समाज के लिए कल्याणकारी है, व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, उन्हीं चीज़ों को हमको अपनाना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। सेकंड है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता। राममोहन राय के समय में भारतीय समाज सांस्कृतिक अधःपतन की अवस्था में पहुंच चुका था।
धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो धाराओं में विभक्त हो गया था। एक तरफ ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में गहरे डूबे हुए थे, अर्थात उनमें विश्वास करते थे और समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने में असमर्थ थे। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहे थे और यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे और ईसाई धर्म की ओर आकर्षित भी थे। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में हीन अनुभव होने लगी थी। पतन की पराकाष्ठा भी यही थी। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने एक नए रास्ते की खोज की और उस पर चलने के साहस का परिचय दिया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, महान है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। यह पुनर्जागरण का संदेश था और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता राजा राम मोहन राय ही थे। नेक्स्ट है शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक। भारतीय जीवन को राजा राम मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध था। वो एक धर्म योद्धा के रूप में थे। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और कई सारे आडंबरों का तीव्र विरोध किया था। धर्म सुधार के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य मार्टिन लूथर ने किया था यूरोप में, वही भारत में उन्होंने किया था। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णताओं तथा समुद्री यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया था। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया और इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में पुत्र के बराबर और पुत्री को पिता की संपत्ति में एक चौथाई भाग मिलना चाहिए। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में चलाए गए विविध आंदोलनों में राजा राममोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज अग्रणीय स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। राजा राममोहन राय को स्वराज्य का पैगंबर भले ही ना कहा जा सकता हो, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही थी, लेकिन उनके चिंतन और उनके कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए परोक्ष रूप में भारी योगदान दिया। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया और व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की उस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकती थी। लास्ट है मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद। राजा राममोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे तथा विश्व बंधुता की धारणा के समर्थक भी थे। राजा राममोहन राय के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा नहीं थी और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वह मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे और उनका एक ऐसा समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार
तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ही ऊंचे स्तर का था। राजा राम मोहन राय मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक अंतर्राष्ट्रीयवाद को के समर्थक थे। वो हमेशा समस्त मानव जाति को एक परिवार के रूप में ही देखते थे। ये थे राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में योगदान।